हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वह था आपका इथर, जिसके अंदर अपने नेमिंग वगैरह उसके पढ़ चुके हैं। आज जो अपने उसका कंप्लीट करेंगे, उसको आगे का जो पार्ट है उसको अपने पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो आपका मुख्य टॉपिक है वह है इथर बनाने की विधियां, जिसके अंदर सबसे पहला जो मेथड रहता है वह है आपका लैब मेथड, या अपने जिसको कह देते हैं प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। यह आपका है प्रयोगशाला विधि। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है इसके नाम के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। इसको विलियमसन इथर संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो रहता है आपका विलियमसन इथर संश्लेषण। विलियमसन इथर संश्लेषण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मेथड के अंदर आपके जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH है, उसकी रिएक्शन होती है H2SO4 को। तो अपने H2SO4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह अभिक्रिया लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ये वाली अभिक्रिया होती है और हमें प्राप्त होता है C2H5HSO4 और H2O। यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की पुनः रिएक्शन होती है। HSO4 की पुनः रिएक्शन होती है एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से पुनः रिएक्शन होती है और यहाँ से H2SO4 जो है वो बाहर निकल जाता है। ये वाली रिएक्शन आपकी 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होती है और H2SO4 जो अपने ऊपर काम में लिया था वो वापस बाहर निकल जाता है और हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है C2H5O C2H5। ये हमें प्राप्त होता है जो कि आपका डाई एथिल इथर है। डाई एथिल इथर हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है इथर बनाने की लैब मेथड है। तो ये जब बनाया जाता है, इसके अंदर जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि इसको बनाते वक्त बहुत सी अशुद्धियां इसके अंदर रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो इथर का शोधन करना पड़ता है, तो उस बात को अपने और पढ़ लेते हैं कि इथर का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, आपका है नेक्स्ट टॉपिक इथर का शोधन। इथर का शोधन। तो इसके अंदर जो ऊपर वाले मेथड के अंदर हमें इथर प्राप्त होती है, उसके अंदर
दो तीन प्रकार की अशुद्धियां रहती हैं। उन अशुद्धियों को या अपने कहें अशुद्ध इत्थर उसको कह दें अपने, तो अशुद्ध इत्थर में डाइल्यूट NaOH मिलाया जाता है, NaOH मिलाया जाता है। यह NaOH सॉल्यूशन जो है, NaOH सॉल्यूशन जो है वो मिलाकर इसका शोधन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि SO2 की जो अशुद्धियां हैं, SO2 की जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं वो क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। कि ये अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और इसके बाद में जो है, इसी के अंदर इत्थर के अंदर ही जो SO2 की अशुद्धियां दूर होने के बाद में जो बचता है, उस इत्थर के अंदर अपने क्या मिला देना है? इत्थर में जल और कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाता है। ये मिलाने के बाद में इसके अंदर जो एथिल अल्कोहल की अशुद्धियां हैं, एथिल अल्कोहल की जो अशुद्धियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं? आपकी दूर हो जाती हैं। कि अशुद्धियां जो है उसको भी दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है। और अंत के अंदर इत्थर जो है, अंत में हमारे पास जो इत्थर है, इत्थर का क्या किया जाता है? प्रभाज्य आसवन किया जाता है। प्रभाज्य आसवन किया जाता है। और ये प्रभाज्य आसवन जो अपने करते हैं तो लगभग 308 केल्विन ताप पर करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाता है? हमें शुद्ध इत्थर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये लैब मेथड के द्वारा प्राप्त हमें जो इत्थर होता है उसको अपने क्या कर सकते हैं? निम्न जो स्टेप्स के माध्यम से अपने इसको शुद्ध कर सकते हैं। फिर बात आती है आपके दूसरे मेथड की, जो कि आपका मेथड है अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो इसके अंदर जो आपका उत्प्रेरक रहेगा वह रहेगा आपका Al2O3। Al2O3 रहेगा और हाई टेम्परेचर रहता है, उच्च ताप रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा जो कि लगभग आपका 523 केल्विन ताप रहता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो होगा वह होगा आपका एथिल अल्कोहल होगा। एथिल अल्कोहल के दो मोल होंगे C2H5OH। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे उच्च ताप पे तो यहाँ से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाता है। उपस्थित रहेंगे यहाँ पे Al2O3 और टेम्परेचर जो है वो 5 to 3 केल्विन रहता है। और हमारे पास जो निर्माण होगा वो क्या होगा? C2H5O, C2
H5 का निर्माण होता है और यहाँ पे आप हमारे पास जो H2O बाहर निकल जाता है। ये हमें जो प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस जो ये वाली जो अभिक्रिया रहती है, इसके अंदर विशेष जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, इसको विशेष नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि यहाँ आप इसका नोट लगा लें कि इस अभिक्रिया के अंदर, कौन सी अभिक्रिया के अंदर, अल्कोहल के निर्जलीकरण से जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर यदि अभिक्रिया में ताप बढ़ गया, ताप जो है वो लगभग यदि आपका हो गया 653 केल्विन हो जाए, तो उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ताप प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखिए, यदि यही अभिक्रिया होती है C2H5OH की अभिक्रिया होती है 653 केल्विन ताप और Al2O3 की प्रेजेंस के अंदर, तो यहां से आपका H2O बाहर निकल जाएगा और जो हमारे पास प्राप्त होगा CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ एल्कीन हमें प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों में विशेष अंतर है। यदि तापमान में अंतर हो गया, अर्थात 523 केल्विन से तापमान बढ़ के 653 केल्विन हो जाता है, तो आपका डाई एथिल ईथर की जगह पे आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो जाती है, इसीलिए तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। फिर जो बात आती है विलियमसन ईथर संश्लेषण, थर्ड वन जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वह है आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथर संश्लेषण इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल है की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम एथाऑक्साइड के साथ, जिससे क्या होता है कि आपका जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण हो जाता है, आपका डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो यहां देखिए, ये अभिक्रिया जो होगी वह होगी एथिल हैलाइड के साथ, रिएक्शन होगी सोडियम एथाऑक्साइड के साथ, C2H5 के साथ जब ये अभिक्रिया होती है तो हमारे पास जो बनेगा तो निर्माण होगा C2H5O, C2H5 और NaX यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया के अंदर जो विशेष बात रहती है वह आप इसको नोट भी कह सकते हैं कि इस विधि से या इस मेथड से, इस विधि से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों जो ईथर हैं प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखिए,
इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। इसमें यदि अपने रिएक्शन ले रहे हैं आर एक्स प्लस NaOR डैश, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ROR डैश प्राप्त होगा, जो कि आपका क्या हो गया, मिक्स्ड ईथर हो गया। यहाँ R और R डैश का मतलब है कि दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो NaX यहाँ पे प्राप्त हमें हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है आपकी रहती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। लास्ट जो अभिक्रिया आपकी रहती है एथिल आयोडाइड से, फोर्थ वन जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रहती है एथिल आयोडाइड से। एथिल आयोडाइड से अभिक्रिया। एथिल आयोडाइड को जो है शुष्क Ag2O से के साथ गर्म करने पर हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ड्राई Ag2O के साथ अपने जब गर्म करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी, C2H5I के दो मॉलिक्यूल आते हैं C2H5I के, और Ag2O के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से Agi बाहर निकल जाता है। इसको जब अपने गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, C2H5O C2H5, और जो बाहर निकलेगा प्रोडक्ट होगा आपका Agi, 2Agi बाहर निकल जाता है। तो ये थी आपके कुछ विधियां जिसके द्वारा आपने डाईएथिल ईथर या अपने कहें कि ईथर का निर्माण कर सकते हैं। फिर जो बात आती है वह आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। भौतिक गुणों की अपनी बात यहाँ पे कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर। तो देखिए डाईएथिल ईथर जो होता है यह सबसे पहली बात रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। दूसरी बात इसकी जो तीक्ष्ण स्वाद होता है इसका, अर्थात स्वाद बहुत तीखा होगा इसका वाला, एक क्या होता है, वाष्पशील, या आपने कहें कि अति वाष्पशील द्रव है, अति वाष्पशील द्रव है, अति वाष्पशील लिक्विड या अपने कह दें द्रव है। दूसरा जो है इसका जो क्वथनांक रहता है, क्वथनांक का मान इसका 307.6 केल्विन होता है। तीसरी बात, यह जल में क्या होगा, अविलेय है, परंतु जो कार्बनिक विलायक हैं
कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, आदि के अंदर क्या है, ये विलय होते हैं, में विलय होता है, विलय होता है। और नेक्स्ट जो बात रहती है कि ये जो है सूंघने पर, इसको सूंघने पर बेहोशी आती है, सूंघने पर बेहोशी आती है, और बेहोशी के कारण इसको जो है निश्चेतक के रूप में भी काम में लिया जाता है, इसको निश्चेतक के रूप में भी काम में लिया जाता है, के रूप में प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट जो बात रहती है, या अपने कहें कि लास्ट इसकी जो बात रहती है, वह रहती है कि समान अनुभार वाले, समान अणुभार वाले जो अल्कोहल हैं की तुलना में इनका जो क्वथनांक है, इनका क्वथनांक का मान कम होता है, कम होता है। और कम होने का रीजन क्या रहता है, कारण क्या रहता है, वो अपने पीछे पढ़ के आए हैं। इसका जो कारण है वह क्या रहता है, जो आपके अल्कोहल्स हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि इथर जो हैं उनके अंदर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते। किनके अंदर नहीं होते, इथर के अंदर नहीं होते, जबकि अल्कोहल्स के अंदर ये वाले बॉन्ड पाए जाते हैं। इथर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, अल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, इनका क्वथनांक का मान कम होता है। तो अंतिम बात अपने इसकी कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, लास्ट अपने बात कर लेते हैं इसके संरचना की। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइएथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, तो यहां पे ये आपका रहती है स्ट्रक्चर डाइएथिल ईथर की, C2H5। और यहां जो है मैं अलग कलर से इसको शो कर देता हूं। ऊपर जो है एक यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ मैंने इसको शो किया है, तो ये दो आपके क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो आपका कितना रहता है, 110 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहता है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि डाइएथिल ईथर होता है, उसके अंदर जो केंद्रीय
कार्बन परमाणु है, इसके अंदर जो संकरण रहता है वो क्या रहेगा आपका sp3 हाइब्रिडेशन रहता है। और ये क्या है, 4 sp3 जो संकृत कक्षक है उनके साथ एथिल समूह के साथ क्या बना लेता है, ये अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। और 2 जो होते हैं शेष संकृत कक्षक बचते हैं। 2 तो यहाँ पे ये वाले जो हैं इनके साथ क्या कर लिया इसने, sp3 हाइब्रिडेशन किया, और 2 यहाँ पे ये जो है अपने लोन पेयर हैं, लोन पेयर के साथ भी ये क्या बनाता है sp3 संकृत कक्षकों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। अर्थात यहाँ पे 2 जो आपके बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या हैं आपके लोन पेयर हैं। तो इस प्रकार से डाई एथिल ईथर जो है, डाई एथिल ईथर जो है उसकी जो संरचना है वो कैसी रहेगी, एंगुलर रहती है, तथा बंद और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वह कितना रहता है, 110 डिग्री रहता है। तो इसकी यदि फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो संकृत होने के बाद में जो रहेगा वह इस प्रकार से बनाता है। ये आपका ऑक्सीजन है, एक ये लोन पेयर ऊपर रहेगा और एक लोन पेयर आपका कहाँ रहता है, नीचे की ओर। और ये जो आपके हैं क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे आपके जो एथिल समूह जो भी हैं वो जुड़े रहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। वैसे ये एंगुलर स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 110 का रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।